नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे अजय सड़ोत्रा, फॉर्मर मिनिस्टर है, साथ ही साथ एडिशनल महासचिव हैं, अतिरिक्त महासचिव नेशनल कांग्रेस। आपका स्वागत है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या एक पार्टी का कैडर दूसरे पार्टी को वोट कर सकता है? क्या उसको कन्वर्ट उस साइड पे किया जा सकता है? क्योंकि ब्लॉक बना है, इंडिया ब्लॉक, इंडिया लाइंस, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यहाँ पर संभाल रहे हैं और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं, आपके अलायंस के, उनको समर्थन किया जाए, उनका प्रचार भी कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है सियासत में? अलायंसेज अक्सर हुए हैं, ये पहली दफ़ा अलायंस हुआ नहीं जी। और यहाँ तक जम्मू कश्मीर का तल्लक है, जम्मू कश्मीर में भी अलायंस बड़ी दफ़ा हुआ। आज तो देश की सतह पे लार्जर किस्म का अलायंस हुआ है जी। और हम कोशिश करते हैं कि वर्कर जो हैं वो जो अलायंस जो है वो नीचे तक पर्कुलेट करे। राइट। और उसमें लीडरशिप की यही कोशिश होती है। हालांकि वर्करों में थोड़ी, जो आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ी सी उनमें होती है कि जहाँ पहले इलेक्शन वो आमने सामने थे, आज वो साथ मिल के काम करना है, तो थोड़ा सा होता ज़रूर है। मगर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कहते हैं कि आप मिलजुल के करो, हमें वोट से तल्लक है जी। आज वोट जो है इंडिया ब्लॉक को वोट आना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने पिछले 4 दिन जो जम्मू में लगाए, उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए, जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में भी गए और जम्मू में उन्होंने 2 मीटिंग्स की। एक कांग्रेस के जहाँ जो इंचार्ज हैं मिस्टर सोलंकी और वो मिस्टर यादव, और जो उनके प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के प्रदेश प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, और एक मीटिंग उन्होंने अपने जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे, जब बाकी जोमा थे, उनको बुलाया और ये जो आपके उम्मीदवार हैं भल्ला साहब, इनसे रूबरू कराया, इनके सामने बात की और कैटेगरिकल इंस्ट्रक्शन दिए। हमने अपने कैडर को कैटेगरिकल इंस्ट्रक्शन दी है कि हमको वोट चाहिए, वोट में कोताही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप नेशनल सतह पर अगर देखें तो बीजेपी ने 37% वोट लिया था, बाकी 63% अपोजिशन के पास था। हाँ, अगर वो यूनाइट हो जाते, अगर वो यूनाइट तभी हो जाते हैं कि जब अकॉर्ड पर्कुलेट करे और हमारा वर्कर जो है ये इंश्योर करे कि वोट जो है इंडिया ब्लॉक कैंडिडेट को जाना है। जैसे जम्मू में इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट जो हैं वो कांग्रेस के भल्ला साहब हैं, लाल सिंह जी हैं, और कश्मीर में तीनों जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो नेशनल कांग्रेस के पास है जी। हमारा वर्कर यहाँ उनको वोट करेगा, जो कश्मीर में उनके पॉकेट्स हैं वो वहाँ अपने वर्कर्स को बोलेंगे नेशनल कांग्रेस को वोट करो। इसी तरह लेह और करगिल जो है वो सारी कांग्रेस को दे दी है। और वहाँ हम ये भी तवक्को रख रहे हैं कि दोनों की अपेक्स बॉडीज़ हैं, लेह की भी करगिल की भी, ये दोनों अपेक्स बॉडी आपस में डिसाइड कर ले जी किस कैंडिडेट को देना है, उसको पार्टियां सपोर्ट कर देंगी और स्पेसिफिकली वो टिकट कांग्रेस के खाते में अलायंस के मुताबिक चली गई है। मगर हमारी हरगिज़ कोशिश है कि जो लीडरशिप ने अलायंस किया है, जो हमारे सदर डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने जो यहाँ इंस्ट्रक्शन दी और उमर अब्दुल्ला साहब ने जो दिल्ली में उनसे बात करके जो फैसला किया, उस फैसले का पूरा इज्जत एहतराम हर कारकुन करे जी। सो 2019 के अनुभव को क्या देखते हैं? 2019 में भी ठीक इसी तरह से आपने समर्थन किया था और मुझे याद है आप सुबह सुबह निकल करके पुंछ रजौरी, जो आप इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ताल्लुक नहीं रखता है, वहाँ तक आप जाते रहे, वहाँ आपने बड़ी कंपेन की थी और 3 लाख समथिंग से आपका कैंडिडेट हारा, रमन भल्ला हारे थे। क्या उसमें वो डाइवर्ट हुआ था? आपको लगता है कन्वर्ट हुआ था? डेफिनेटली, अगर नहीं हुआ होता तो फिर तो पुंछ रजौरी से खुशुमसुन इतना वोट नहीं आता जी। पुंछ रजौरी से जो वोट आया वो मेरे ख्याल 3 लाख से ऊपर आया जी। तो नहीं आता, क्योंकि उसमें तमाम पार्टियों ने कैंडिडेट कांग्रेस का था, नेशनल कांफ्रेंस ने या बाकी जिन पार्टियों ने हमें उस वक़्त सपोर्ट किया था, तो इतना वोट आया। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू, रियासी और ये अपना सांबा, ये भल्ला साहब का एरिया पड़ता है, बाकी सारा जम्मू रीजन का एरिया इनके पास है, अपने
लाल सिंह जी के पास। अब उमर अब्दुल्ला साहब 14 तारीख से रोड शो कर रहे हैं फ्रॉम बनिहाल टू सिंथन टॉप। बनिहाल से आएंगे सारा पुंज अपने सॉरी बनिहाल रामबन, उसके बाद बटोत, बटोत के बाद असर, असर के बाद डोडा, डोडा के बाद भद्रवा, भद्रवा के बाद ठाठरी, ठाठरी के बाद किश्तवाड़, किश्तवाड़ के बाद पाडर, पाडर के बाद नेक्स्ट डे अपने शात्रु, शात्रु से सिंथन टॉप पार करके तो वैली में चले जाएंगे जी। तो ये एक चनाब वैली का उमर अब्दुल्ला साहब का डिटेल दौरा है। मकसद ये है कि वो ट्रांसफ़र करना जी। क्योंकि हमने हमेशा जब भी लॉन्च किया हमने अपनी सिंसियरिटी में कोई कमी नहीं आने दी जी। दूसरी पार्टी को ये गिला ना हो कि हमारी पार्टी जो है उसमें उनको सही कोऑपरेशन, हमारी हर किस्म की कोऑपरेशन है। जम्मू में हमने एक वार रूम बनाया है, कोई प्रोग्राम हमें आता है हम आगे अपने लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, उनको कहते हैं भाई इनके साथ आप पार्टिसिपेट करो। तो जितना हमसे हो सकता है थोड़ा सा ताली एक साथ से नहीं बजती है। जो आपका समर्थन लेने वाला चाहिए वो भी प्रॉम्प्ट होना चाहिए। उस एंड से आपको वाकई में सपोर्ट मिल रही है, आपसे संपर्क कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि हाईएस्ट लेवल पे भी मीटिंग हुई जी। हमने अपने वर्करों से भी मीटिंग करवा दी। अब उनका प्रोग्राम हमारे पास अगर कोई आता है हम नीचे भेज देते हैं अपने जो कंसर्न हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूंसियों को जो देखते हैं कि ये हमारे जो आ रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, आप इनको कोऑपरेट करिए, इनके साथ जाइए। और जितना वो जा सकते हैं। और कुछ जगह हमने ये भी कहा कि यहाँ कोई पोलिंग एजेंट्स दे सकते हैं अपने, वो भी दे दो, ताकि हमारे तरफ से कोई वो कहते हैं ना गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि हमने कोऑपरेट नहीं किया। हमने हमेशा कोऑपरेट किया है। हमने हमेशा जब भी लॉन्च किया हमने ईमानदारी से और सच्चे दिल से किया है। जी। लेकिन क्या आपको लगता है जितनी सजगता के साथ और जितनी ईमानदाराना तरीके से आप टनल के इस पार अपने सहयोगी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उस पार वो सहयोगी आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपको ज़रूरत नहीं है? दो ही हो सकते हैं, दो बातें हो सकती हैं। जब लायंस में आप लड़ रहे हैं जरूरत एक एक वोट की होती है। जब इलेक्शन लड़ रहे हैं एक एक वोट की ज़रूरत है। तो जब हम सपोर्ट कर रहे हैं तो कुदरती वो भी सपोर्ट करेंगे। जब हम सपोर्ट कर रहे हैं कुदरती वो भी सपोर्ट करेंगे। अगर वो कल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे इसी इलेक्शन के बाद कोई ख़त्म सिस्टम नहीं हो जाना, आगे भी चलना है। तो इसलिए ये बातें जो हैं ये तो अपना क्रेडिबिलिटी बनाने की बात है कि हमारी लीडरशिप इतनी सिंसियरली चल रही थी या की है उन्होंने। अगर उन्होंने देखा है पे लीडरशिप ने किस तरह किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल करके उनके कहने पर चले गए बटोत, उनके कहने पर चले गए कटरा जी, यहाँ मीटिंग रख ली। उमर अब्दुल्ला साहब 4 दिन के दौरे पे पूरा चनाब वैली पे जा रहे हैं। तो इसलिए जा रहे हैं कि जो हमारी जो अलायंस हुआ है वो कामयाब हो और इंडिया जीते। श्रोता साहब, आज मुझे ना आपके सियासी अनुभव को परखने की मौका मिला है। अब देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आप रोज ही परखते हैं। नहीं, आपको ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने 3 कैंडिडेट उतारे, भरसक कोशिश की, एक ही सीट की डिमांड कर रहे थे, नहीं हो पाया और तीनों सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए। ये कितना डेंट डालेगा आपकी 3 सीटों पे? क्योंकि 2019 में मैं इसके जवाब में एक ही कहूँगा कि तीनों की सीटें इंडिया जीतेगा जी। इसका एक ही जवाब है जी। अब इसका क्या आप निकालते हैं वो आप तक है, मगर मेरा जवाब ये है कि इंडिया जीतेगा। चलिए श्रोता साहब, आप उनका भी थोड़ा सा जवाब दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी का या यूनियन गवर्नमेंट ने ABC जो अलायंस इकट्ठे किए हैं, जो पार्टियां बनाई हैं, उनका रोल क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, कश्मीर की बात यह है कि बीजेपी अपनी जगह समझ चुकी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि अपनी ABC टीम्स को यूज़ करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की कोशिश करे। पिछली दफ़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से 3 की 3 सीटें जीती थी। बिल्कुल, हसनैन मसूदी, अकबर लोन और डाक फारूक साहब। आज वो चाहते हैं ये 3 की 3 हम इनको हरवाएं। हरवाने का तो सवाल ही नहीं। उनमें उन्होंने बड़ा जोर लगाया बीजेपी ने।
बीजेपी थक गई है। और मैं तो यहाँ कहूँगा कि बीजेपी ने हार महसूस कर ली है कि रेस्ट ऑफ दी 4 सीट्स के लिए उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो लिहाजा बीजेपी के उस बातों में जाना या बात बीजेपी वो हम इतना उसको रेलेवेंट नहीं समझते, क्योंकि बीजेपी का जनाधार होना चाहिए। जनाधार कश्मीर में कहीं है नहीं, और जहाँ है ये खुद ही झगड़े करवा देते हैं जी। तो इसलिए आज भी हमें बड़ा, लेकिन हमारे बीजेपी के सीनियर नेताओं से जब बात होती है वो कहते हैं कि सारे पत्ते एकदम से नहीं खोले जाते, अभी वक्त है, नोटिफिकेशन आएगी, हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे। कुछ ना कुछ तो कहना ही है। अब आप रोज पूछेंगे कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट कौन है, तो हम समझते हैं कि वो अपनी हार महसूस कर चुके हैं, इसलिए उनके पास कैंडिडेट नहीं है। और मुझे तो यहाँ तक एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई इनको जैसे मैट्रिमोनियल के लिए अखबार में देते हैं कि वो शादी के लिए लड़का चाहिए जहाँ हमें लड़की चाहिए, वैसे ही इनको अखबार में देना पड़ेगा कि हमें श्रीनगर से, बारामूला से, अपने रजौरी अनंतनाग से उम्मीदवार खड़ा करने के लिए चाहिए, उसकी ये काबिलियत होनी चाहिए। ये इस दाने पे खड़े हैं। ये पार्टी है, पार्टी के लिए कैंडिडेट हर वक्त तैयार होने चाहिए। कहने को कहते हैं हम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर ग्राउंड पे तैयार हैं, तो ऊपर कैंडिडेट तक तो होना चाहिए था ना। तो ये एक मजाक बन गया है। तो कहने वो तो आप कहेंगे हम पत्ते खोल लेंगे, आखिरी दम तक खोल लेंगे। वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मार्केट में चल रही हैं, आपने भी सुनी होगी कि शायद पुंछ और रजौरी और ये अनंतनाग वाली सीट को वो पोस्टपोन करना चाहते हैं, उसको इलेक्शन को आगे करना चाहते हैं, लास्ट फेज में करना चाहते हैं। ये भी मार्केट में एक शोशा है, चर्चा है, और मैं इसको कन्फर्म नहीं करता। ब्यूरोक्रेट भी कहा जा रहा है, उनको भी उतारा जा रहा है, इस तरह के भी। मैं कहता हूं कि कैंडिडेट ही कोई नहीं उनके पास। वो प्लस माइनस कर रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला कैसे करना। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, ये कैडर बेस्ड पार्टी है, इसको हरवाना बड़ा मुश्किल है। अब अगर वो कहेंगे कि हमारे पास सरकार है तो हम ये करेंगे वो करेंगे, वो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जी जी जी। मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये रसवाल जम्मू कश्मीर रियासत के 3 खित्तों में थी। जी। आपने देख दिया करगिल में इलेक्शन हुई, में भी आपने इलेक्शन आपने देखा अभी इलेक्शन हुई, और जम्मू कांग्रेस के साथ मिल जम्मू में आपको पता है एक दफ़ा हम 4 MLA बन गए थे जम्मू डिस्ट्रिक्ट से इटसेल्फ, और 4 MLA बने। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप ने, फारूक साहब ने 8 दरवाजे खोल दिए। जी, 4 और, यस, 4 हम प्लस 4 और, जिनको मिनिस्टर बनाया, जिनको लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन बनाया, यानी लोगों को 8 जगह जाने की सहूलियत मिल गई। 8 घर खुल गए, 8 दरवाजे खुल गए कि लोगों को मुश्किल ना हो। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस चीज़ में बिलीव करती है। थोड़ा सा एक शेर याद आ रहा है मुझे, सियासत में अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, सियासत में अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थर पर भी बेल लगती है। आपने जब उपकार अलायंस बनाया था तो बड़ी दोस्ती सी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी सरेंडर किया था और उनको अपना गुरु मान लिया था। यानी डॉक्टर साहब को कहा था जो डॉक्टर साहब कहेंगे वही किया था। ऐसी कौन सी खटास आ गई? डॉक्टर साहब ऐसी शख्सियत है, वो सबके गुरु है। डॉक्टर साहब बड़े टॉलेस्ट लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, उनके मुकाबले का जम्मू कश्मीर का कोई नेता नहीं है। रादर दिल्ली और बाकी देश के बाकी हिस्सों में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है। मगर ये मैं आपको बात कहूँ कि जो अलायंस बना था, गुपकार अलायंस, वो एक स्पेसिफिक इशू के लिए बना था कि लोगों को जो डिप्राइव किया गया, लोगों को जो छीना गया उनसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन दिए थे, उसकी जदोजहद के लिए था। वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए वो उस वक्त नहीं फैसला था। तो अब आप लोग जो हैं थोड़ा, क्योंकि आप लोगों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है, आप लोग इसको ट्विस्ट देते हैं कि शायद इलेक्शन के साथ इसको जोड़ते हैं जी। मगर वो था कि हमने जो जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 और 35 छीना गया जी। आप देखिए 370 और 35 का जम्मू के लोगों को कितना नुकसान हुआ है जी। उनकी नौकरियां खतरे में हैं, बच्चों की, उनके ज़मीनें खतरे में हैं, वो जो स्कॉलरशिप मिलते थे कोई पढ़ने के लिए वो खतरे में है। तो जो उन्होंने किया है अपने बीजेपी ने
इस सिलसिले में था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हक हैं, नौकरी के हक हैं, जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स जो हैं वो छीने थे, उसको कैसे हम रिस्टोर करें या कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस विन करें। तो जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के शायद उसके साथ कोई तल्लक नहीं था, क्योंकि इस सिलसिले में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के अलावा उमर अब्दुल्ला साहब ने भी वाज दफ़ा कहा है। जी, लेकिन श्रोता साहब, दोस्ताना रिश्ते बनाए रखने के लिए अगर अनंतनाग की सीट छोड़ भी देते आप, और मुझे लगता है कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ दबदबा भी है और महबूबा मुफ्ती का भी वो गढ़ कहा जाता है, मुफ्ती परिवार का, अगर टिकट छोड़ देते वो भी मुझे लगता है इंडियन अलायंस के खाते में आ जाती। देखिए, बात यह है कि 3 सीटें हमने जीती थी, उस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा की बात नहीं, 3 जीती थी, 6 टोटल हैं, 3 बीजेपी के पास थी। अलायंस ये हुआ था कि जो उन्होंने जीती है उनसे वापस ले लो, उनसे छीनो। हम अपनी छिनवाने के लिए अलायंस करते, वो कहीं अलायंस की वो किसी उसमें फिट नहीं होता था फार्मूला में। तो इसलिए हमने कहा भाई 3 जो सीटें हैं, इन 3 सीटें जो बचती हैं, हमने तो अपने वाली ली ना। हमने बोला 3 सीटें इनमें से चाहे कांग्रेस ले ले, पीडीपी ले ले, जो भी करेंगे हम उस पर मोहर लगा देंगे। इसकी बड़ी डिस्कशन हुई, कांग्रेस के नेताओं से भी डिस्कशन हुई। अल्टीमेटली 2 दिन पहले खुर्शीद आलम साहब ने और इसने उमर साहब ने, हाँ, इन्होंने उसको फाइनल किया और लद्दाख वाली सीट उनको दी। जी, लद्दाख वाली सीट लद्दाख दे दी इनको, कांग्रेस को। जम्मू की कांग्रेस 3 इनको, 3 उनको। जी, उन्होंने कहा ये 3 हमने नहीं लिए हैं, इंडिया ने, ना कांग्रेस ने, ना एनसी ने, ना किसी ने। अगर इन 3 में से आप किसी और को भी शेयर करना चाहते हैं, हमको कोई इतराज नहीं था। क्या आपको लगता है कि अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंडी अलायंस का हिस्सा है, जब उन्हें अपने उम्मीदवार उतार दिए? मेरे हिसाब से है, मगर फिर भी आप उनसे सवाल करेंगे ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत सटीक जवाब दिया आपने, उनसे पूछना चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से है, मैंने ये भी आपका कहा। जवाब ही बेहतरीन है। जब मामला उनका, उनसे पूछना चाहिए कि वो हिस्सेदारी है कि नहीं। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इलेक्शन से वंचित रखना, उनको नई इलेक्शन लड़ाना, क्या JKCA तो नहीं बिहाइंड कर्टन डरा रही है? डॉक्टर साहब का इलेक्शन लड़ना या नहीं लड़ना ये उनका ज़ाती फैसला है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो प्रधान हैं पार्टी के। अगर वो कहें कि मैंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने ये 3 सीटें जो लड़ाएंगे डॉक्टर साहब ही लड़ाएंगे। डॉक्टर साहब के बलबूते पे हमने इलेक्शन लड़नी है, तो आफ्टर इलेक्शन लड़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। उमर साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो कोई लड़ाने वाला चाहिए ना। ये फारूक साहब के बलबूते पे इलेक्शन लड़ेंगे। बीजेपी के लोग कहते हैं पता नहीं JKCA स्कैम की वजह से उनको डर लगता है कहीं ED फिर दोबारा क्वेश्चनिंग करेगी इलेक्शन के दौरान, वो प्रचार नहीं करेगा। फारूक अब्दुल्ला साहब किसी से डरने वाला नहीं, ना झुकने वाला है जी। ये मेरी बात सुनना, मैंने जो देखा है, जो मेरा तजर्बा है, मुझे भी अब नेशनल कांफ्रेंस में 50 साल के करीब हो गए। फारूक अब्दुल्ला साहब से बड़ी करीबी में मैंने काम किया, नज़दीकी से। उमर साहब के साथ भी किया, थोड़ा सा शेख साहब के साथ भी मौके मिले 3-4 साल काम करने के। फारूक साहब झुकने वाला नहीं है, फारूक साहब इज़ ए फाइटर। तो वो अब उस पर मैं ज़्यादा JKCA पर कहना भी नहीं चाहता, वो ऑलरेडी कोर्ट में चलान पेश किया गया है। नहीं, उस पर चर्चा क्यों करनी, मैं तो अब जो फैसला कोर्ट करेगी ठीक है, मगर मैं फिर भी कहूँगा कि हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि फारूक साहब को गलत तरीके से फंसाया गया है प्रेशर डालने के लिए। कोर्ट जो है उसका सही फैसला करेगी। सुरता साहब, आप मुझे ये बताइए, इसका इम्पैक्ट प्री पोल अलायंस, लोकसभा का इम्पैक्ट विधानसभा के चुनावों में क्या पड़ेगा? आप अपने एक एक कारकुन का पूरा ख्याल रखते हैं, जिनको आपने कहना है कि आप जाइए रमन भल्ला जी को वोट दिलाइए। जब आपकी बारी आएगी, रमन भल्ला की पार्टी का कैंडिडेट भी वहां मौजूद रहेगा, तब आपका कैडर ये सवाल है देश का, ये सवाल है देश के आइन का। हम चाहते हैं कि देश मजबूत हो, देश आगे बढ़े, और हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरी प्रोटेक्शन मिले। जी, इट इज़ ए बिग कॉज। इंडिया ब्लॉक जो बना है, इट इज़ फॉर बिग कॉज, कि हमें देश को
मजबूत करना है, देश को कमज़ोर नहीं होने देना है। देश एक सेकुलर कंट्री है, इसको पूरा हमने सेकुलर बनाना है। और दूसरा हमने जो है प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। जी, उसके लिए हमको अलायंस को सुब्रत साहब, परकुलेट आप करना इतने पड़ा। तजुर्बाकार नेता हैं, आपको कैसे लगता है कि कोई भी सरकार चाहे 400 सीटें ले आए, संविधान को छेड़खानी कर सकती है या लोकतंत्र का गला दबा सकती है? उस आपके पास एक बात करूँ, 1996 में एक लंबे अंतराल के बाद इलेक्शन हुआ, 2/3 बहुमत आपके पास था, आपने ऑटोनॉमी की रिपोर्ट बना करके पास करके पारित कर करके भेजी, लेकिन उन्होंने टर्न डाउन कर दी। टर्न डाउन नहीं की, कमेटी बनाई गई जी, कमेटी उस में कमेटी की डिस्कस resolution अभी तक नहीं है। कमेटी में डिस्कशन हुई। जी। यहाँ महीउद्दीन शाह साहब थे, वहाँ अरुण जेटले साहब थे, जी, और हमारी गवर्नमेंट चली गई, साथ ही बीजेपी की भी चली गई, तो वो वैसे का वैसे ही रह गया। अब उसको परस्यू नहीं किया आपने? उसके बाद क्या परसू करना था, कमेटी थी नहीं। जी, अब आपको कैसे डर लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन या लोकतंत्र के साथ छेड़खानी कर सकते हैं? लोकतंत्र का मान लेते हैं कि आप एग्जांपल देंगे चंडीगढ़ के मेयर की चुनाव का दे सकते हैं? मैं एक पढ़ रहा था स्वीडन की कोई रिपोर्ट, जी, आपको भी मैं, मेरे पास जो क्लिपिंग है उसकी मैं भेज दूंगा। उन्होंने कहा था कि भाई जो हमारी देश की जो वो है डेमोक्रेसी, वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है, मगर आज के माहौल में ऐसा लगता है एक स्टेप पीछे रह गई है फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक रूल। यानी आप जो बयान था रशिया और चाइना वाला सिस्टम आप चाहते हैं कि नहीं, ऑलमोस्ट? मैं कहता हूँ जो स्टडी वो रिपोर्ट है, ये स्वीडन की है, वो स्वीडन की। मैं ये नहीं कहता कि हम चाइना कर रहे हैं, हम रशिया कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये एक, वहाँ भी अब स्टूडेंट जो पढ़ते हैं जी, वो स्टडी करते हैं, पीएचडी करता है कोई, उस पर स्टडी करता है, उसमें एक स्टडी है भी एक स्टडी है, उस पर उन्होंने जो कहा उसके मुताबिक मैं आपको सुना रहा हूँ कि इस चीज़ की जो देश के लोगों में भी, देश के सियासतदानों में भी इस चीज़ की चर्चा चल रही है कि ये पहले तो 400 पार की आवाज़ देना, वो तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को भी गुमराह करने वाली बात है, लोगों को भी और वर्करों को भी। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ईवीएम में सेटिंग हो सकती है। डॉक्टर साहब ने एक सेट बन मैं दिया कहता हूँ कैसे कर रहे हैं उन्होंने 400 पार, वोट लोगों ने देने हैं। आपने मुझे वोट देना नहीं देना मुझे अभी तो पता ही नहीं, तो अब मैं कैसे विनोद जी का वोट मेरे पास है। जी, वोट ऐसी चीज़ है कि आदमी उस बैलेट बॉक्स के पहुंच के बटन दबाने से बस जब तक दबे नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो चेंज हो सकता है। आप कैसे कह सकते हैं 400 पार? जी, और आपने कहा था बंगाल में 200 लेंगे, 100 से भी नीचे आई। आपने दिल्ली में कहा था हम पता नहीं 46 लेंगे। लेकिन आपके बयानात से, आपकी स्टेटमेंट से साफ लगता है कि आपका ये आरोप है कि कहीं ना कहीं ये धांधलियाँ करेंगे। देखिए, इनके लिए इलेक्शन जीतना ही बड़ी बात है, ये सोचते हैं बाकी हमारे लिए कुछ नहीं है। इनकी हर चीज़ इलेक्टोरल चलती है, कोई भी ये फैसला करते हैं दिमाग में होता है कि हमने इलेक्शन पे इसका क्या फ़ायदा होगा। ये देश होता है, जो गवर्नमेंट होती है पूरे देश की होती है, आपकी भी, मेरी भी, अपोजिशन की भी, गवर्नमेंट की भी, सबकी होती है। इनको सबको सोचना होता है, सिर्फ एक जगह सोचना यार इतने मुझे वोट कितने आएंगे उससे काम चलेगा, वो काम नहीं चलता जी, ये, क्योंकि इसीलिए आज देश में इस बात की चर्चा है और थोड़ा इंतशार भी है। जी, ये जो है पावर, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मैन एब्सोल्युटली। जी, 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 राइट, राइट, राइट। जब आप इतनी सीटें अगर ले भी जाते हैं तो आपको वो, मैं तो डोगरी में कहूँगा, पचाने दी मत होनी चाहिए थी। जी, अगर कल 400 आ जाएं, वो पचाने कैसे? सही बात है। असल डेमोक्रेसी में लोग, विपक्ष मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है, और ये 2014 और 2019 के बाद विपक्ष कमज़ोर ही रहा है। विपक्ष इसलिए कमज़ोर आपको दिखता है कि विपक्ष की आवाज़ दबाई जाती है, वो कोई बात सीधी करे उसको उल्टा करके पेश किया जाता है। इससे जो होता है विपक्ष जो है आगे नहीं चलता। आगे जो था ये था कि विपक्ष को भी चलने देते थे। आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यूनाइटेड नेशन में वो एक
डेलीगेशन हेड किया, जो इंडिया का व्यू पॉइंट प्रोजेक्ट किया जहाँ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके फारूक साहब भी मेंबर थे उस डेलीगेशन के। जी तो ये विश्वास की बात थी जी कि पीपल इन गवर्नमेंट, उनके सियासी तजर्बे की बात थी कि उन्होंने अपोजिशन को लगाया भाई आप चलो उधर डिफेंड करके आओ। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये विपक्ष को साथ रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पहले दिन ही नारा था कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अब इस तरफ जा रहा है, इंडिया ब्लॉक इस तरफ तेज़ी से आगे जा रहा है कि शायद बीजेपी मुक्त भारत ना हो जाए। जी इस किस्म की बातें भी चल रही हैं। जी और जो इस वक्त घमसान युद्ध बीजेपी में चल रहा है कि इसको हरा दो, इसको हरा दो, इसको हरा दो, तो आप देखेंगे इसके असरात जो हैं 4 जून के बाद नज़र आएंगे। जी और फिर मैं आपको कहूँगा आज लोगों में एक चेंज का माहौल है, मूड है, जी और इंडिया ब्लॉक जो है वो जीतेगा। जी और अगर परमात्मा ने चाहा तो जम्मू कश्मीर की 6 सीटें जो है इंडिया ब्लॉक जीतेगा। श्रोता साहब, घड़ी इजाज़त नहीं दे रही है, आपसे बात करने का बड़ा अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।